अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 पे खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में आजकल हम देख रहे हैं कि हर न्यूज़ बुलेटिन में हेडलाइंस तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। इस वक्त जिन महाजों पर इस वक्त पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान खड़ी है उसमें हम देख रहे हैं कि जनाब आइनी मामलात, अदालती मामलात, सियासी मामलात, एक बेचैनी सी इस वक्त है। सिर्फ अगर आज और कल की बात करें तो जनाब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब का जो इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब वो तमाम आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए थे, ये 80 मेंबरान की बात थी, उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब काबिल इतलाक़ न रहा। अब तरमीम शुदा एक्ट ही मौसर रहेगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के बनाए गए क़वानीन पर अमल दरामद कराए, और साथ ही ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और जमहूरी उसूलों की बालादस्ती को यकीनी बनाए। उनके इस ख़त के बाद हमने नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट में काफ़ी फौरी जो है वो एक्टिविटी देखी, और उसके बाद एक नई जो पार्टी पोजीशन सामने लेकर आई गई, और उसमें वो तमाम के तमाम जो 80 अरकान जो PTI के कहे जा रहे थे, इससे पहले उनको दोबारा रिवर्स किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खाते में डाल दिए गए उनकी पॉकेट में, और इससे पहले 39 PTI अरकान थे और 41 आज़ाद थे। तो ये 80 की कैलकुलेशन थी जो अब बिल्कुल चेंज हो गई। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस अब कानून बन चुका है, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में इजाफा हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हम किस जानिब बढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त बैठा हुआ है कि जनाब किसको वो डिक्लेयर करे, वो आज़ाद नशस्तें किसकी होंगी। और ऐसे में जो मोस्ट लेटेस्ट है वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने आज फिर एक बार दोबारा से इंतखाबात का जो है वो मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इन नताइज, इलेक्शन के नताइज को नहीं मानते, और दोबारा मुतालबा किया उन्होंने इलेक्शन का। और ये भी कहा कि इस वक्त जो तरमीम की जा रही थी उसमें हुकूमत की नीयत जो है वो सही नहीं थी, हुकूमत अपना तहफ़्फ़ुज़ चाह रही थी। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर मैं बात करूँगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, जो कि सरबराह हैं, सदर हैं पिलडैट के, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या होने जा रहा है इस वक्त, कितने महाज के ऊपर इस वक्त हम देख रहे हैं कि रियासत, हुकूमत, आवाम, ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली, और इसमें एक जंग की कैफियत है। दो शख्सियात कह लें या दो इंस्टीट्यूशंस कह लें, उनके दरमियान एक जंग की कैफियत है। और जंग में जैसे कहते हैं कि हर चीज़ को जायज़ समझा जाता है, तो दोनों तरफ अतराफ जो है वो इस जंग में हर वो चीज़ करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं जिनसे उनको फ़ायदा पहुंच सकता है और फरीक मुखालिफ को नुकसान पहुंच सकता है। और ये हो रहा है, और इसमें शख्सियात अहम तरीन है। इसमें असूल या जमहूरी कवायद वो इतने अहम नहीं हैं, वो पसे पुश चले गए हैं। लेकिन इसका रियासत पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त जिसमें आप कह रहे हैं कि शख्सियात अहम हैं और असूल जो हैं वो पसे पुश चले गए। देखिए, इससे सियासत पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में तो बहुत नुकसान होगा यकीनन, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ बात करते हैं। महज़ब माशरों के अंदर रूल ऑफ लॉ के बलबूते पे रियासतें चलती हैं, माशरे चलते हैं। अगर ये नज़र आए कि रूल ऑफ लॉ है ही नहीं और यहाँ सिर्फ ताकतवर का कानून है, तो फिर माशरे में बेचैनी होती है, और जो हर ताकतवर अपने कमज़ोर को मगलूब करने की कोशिश करता है, ये एक असूल बन जाता है, और वो अल्टीमेटली मुल्क के अंदर अफरा तफरी और हत्ता कि सिविल वार की नौबत भी आ जाती है। तो ये मुल्क के लिए तो नुकसान है। अल्लाह करे कि हम उस स्टेज पर ना जाए और उससे पहले कुछ समझ लें। लेकिन इससे फौरी तौर पर जो हमारी इकानमी का मामला है वो अहम तरीन मामला है। हम पहले भी डिफ़ॉल्ट के करीब थे और अब ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ये अफरा तफरी कायम रहेगी तो हम अपनी इकानमी को संभाल नहीं पाएंगे, और फिर हमें फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते हुए हम अपने आप को पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें लॉन्ग टर्म भी और मौजूदा दौर में भी ये बहुत अफसोसनाक बात है। इस चीज़ का नतीजा बन सकता है ये। तो पिलडैट अपनी क्या इसके ऊपर कमेंट करेगा जो इस वक्त आज दोबारा जो पार्टी पोजीशंस के हवाले से वो कंफर्ट जोन में आई है, इसके ऊपर पिलडैट का क्या व्यू है सर? ये तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है ना, ये
देखिए, आपको पता है कि मेरी इस बारे में और पिलडाट की इस बारे में बहुत अरसे से ये राय है कि ये जो नशिस्तें हैं ये बुनियादी तौर पे जो आज़ाद अरकान इलेक्ट हुए थे 80 के करीब, वो दर हकीकत पीटीआई के लोग थे। वो पीटीआई के टिकट पे ही समझिए मुंतखब हुए थे। टेक्निकलिटीज को छोड़ दें, लिहाजा उन्हीं की निस्बत से उनको मिलनी चाहिए रिजर्व सीट्स, ये उनका हक है, हम इस बात के हक में हैं। लेकिन मामला ये है कि जहाँ ये ख्वाहिश और ये असूली बात दुरुस्त है, वहाँ वो कहते हैं कि इसमें कुछ कानूनी नकात हैं, उनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो इस वक्त कानून के दो नकात हैं जो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हुए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 12 जुलाई का, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वो जो इलेक्शंस सेकंड अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया था पार्लियामेंट ने, वो है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट कह रही थी उसको इन्होंने रद्द कर दिया, और उसके बिल्कुल बरखिलाफ चीज़ जो है इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लिखी हुई है। तो अब इलेक्शन कमीशन भी सोच रहा होगा कि मैं किसकी बात मानूं, किसकी ना मानूं। तो ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान है, कड़ा इम्तिहान है खुद इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए भी है, मुल्क के लिए भी, मुल्क के निज़ाम के लिए भी ये बड़ा इम्तिहान है। अब अदालत इस पर क्या स्टेप लेती है, क्योंकि ये मामला उस तरफ जाता नज़र आता है जैसा इलेक्शन के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी इलेक्शन कमीशन को कि आप इस डेट तक इलेक्शन करवाएं, और फिर पार्लियामेंट खड़ी हो गई थी कि ना हम पैसे दे सकते हैं, ना हम सिक्योरिटी दे सकते हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो कुछ मामला तो उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसमें फिर आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट को ही एम्बैरस होना पड़ा था, उसकी बात नहीं मानी गई थी। क्या ये उसका रिपीट परफॉर्मेंस होगा? मैं समझता हूँ कि इदारे बेतौकीर ना हो तो भी अच्छा है, ना पार्लियामेंट बेतौकीर हो और ना सुप्रीम कोर्ट बेतौकीर हो। क्या दोनों इदारे अपनी अपनी जगह ठंडे दिल से सोच के कोई ऐसी पोजीशन। सर, ये जो हेड ऑन कोलिजन होने जा रहा है, इसमें फिलहाल तो कोई बीच की राह होनी जरूर चाहिए, ख्वाहिशात सबकी है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आ रहा। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ये बाकायदा कानून बन चुका है, तो अब इसमें क्या बुनियादी तब्दीलियां आप देख रहे हैं? देखिए, इससे पहले जो मामलात थे वो ये थे कि चीफ जस्टिस साहब की पोजीशन मुख्तलिफ होती थी। जो दो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस हैं, दो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जजेस बिलअमूम सुप्रीम चीफ कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मुख्तलिफ राय रखते थे जो फैसला होता था। मतलब उन्होंने ये कहा था कि ये जो इस वक्त आपने फैसला दिया है 8 जजों ने, इसका तफसीली फैसला भी जारी कर दें, और ये भी कहा था कि रिव्यू पटिशन को छुट्टी पे जाने से पहले निपटा लें। लेकिन उन दोनों जजेस ने उनको ओवर रूल कर दिया था। तो अब ये जो नया कानून आया है, मुझे नहीं यकीन कि अभी ये प्रोमलगेट हो गया है बाकायदा प्रेसिडेंट की तरफ से या नहीं, लेकिन नहीं हुआ तो हो जाएगा। इसके अंदर चीफ जस्टिस साहब की पोजीशन को बेहतर बना दिया गया है। गालिबन वो होंगे और वो अपनी पसंद के जस्टिस को नॉमिनेट करेंगे इस कमेटी में। तो उसके बाद जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं वो भी उसके अंदर होंगे, मंसूर अली शाह साहब। तो अब वो चीफ जस्टिस के पास 2 वोट होंगे, तो अब वो उस तरह से ओवर रूल नहीं होंगे जैसे माजी में हो चुके हैं वो। ठीक है, तो मौजूदा सिनेरियो में एक बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। ये मौजूदा तनाजुर में एक बहुत बड़ा एक मीनिंगफुल इसमें जो एक तब्दीली आ सकती है। हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब। एक छोटे से बल है, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल भी हम इनसे जानना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। सर, हाइपोथेटिकली अगर एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि अगर ये जो इस वक्त बात की जा रही है और ये मान ली जाती है, ये मेंबर्स जो हैं जो आज स्पीकर साहब का जो लेटर गया था, अगर उसी तरीके से तस्लीम करते हैं और नेशनल असेंबली में पार्टी पोजीशन यही रहती है, तो फिर हुकूमत एक ज़ाहिर के अददी अक्सरियत उसके पास हो जाएगी, जो 2/3 अक्सरियत का था वो भी इसके पास हो जाएगा। तो इन दैट सिनेरियो ये जो तरमीम करने जा रहे थे अभी पर्सन स्पेसिफिक चीफ जस्टिस के हवाले से, रिटायरमेंट एजेस के हवाले से, जिस पे मौलाना साहब जो है वो डट गए थे, तो
क्या होगा अगर ये यहाँ पर मतलब राइज हो जाती है, पार्टी पोजीशन बदल जाती है, तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर उस तरमीम की, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट खुद इस पोजीशन में होगी कराने के। देखिए, इस वक्त जो कौमी असम्बली की लेजिस्लेटिव ब्रांच ने जो पार्टी पोजीशन जारी की है, उसमें तो अभी तक हुकूमत और हुकूमत के हलीफ जो पार्टियां हैं उनको 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं मिली है। अभी भी 11 नशिस्तें कम हैं, 213 नशिस्तें हैं हुकूमत के पास इस नई रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, और 11 नशिस्तों की कमी है अगर उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी लेनी है, जिसके लिए 224 वोट चाहिए। ये मेरा ख्याल ये है कि अभी ये पहला मरहला है। अगर वो इलेक्शंस सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के तहत जाते हैं तो फिर वो तमाम नशिस्तें जो पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी थी, वो अब वापस फिर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी पीएमएलएन में, पीपल्स पार्टी में, जेयूआई में। जी, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, यानी 15 नशिस्तें तकरीबन पीएमएलएन को मिलने का इम्कान है मजीद, और 5 पीपल्स पार्टी को और 3 जमीयत उलमा इस्लाम को। जी, अगर ये मिल जाएगा तो फिर ये जमीयत उलमा इस्लाम की मोहताजी इन्हें नहीं रहेगी और इनके पास 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा नशिस्तें मिल जाएंगी इनको। समझें कि वो अगर नौबत जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर वो नौबत आ जाती है तो फिर कम से कम कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी कंफर्टेबल इनके पास होगी। एंड व्हाट अबाउट सेनेट? क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई भी बिल होगा, कोई भी अमेंडमेंट है, वो वेट तो सेनेट से भी करवाना होगा ना, वहाँ से अलग 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, और वहाँ पे मुझे नहीं मालूम कि अपनी पोजीशन क्या है, लेकिन वहाँ पे भी शायद ये कोई रास्ता निकाल लेंगे। एक मेरा ख्याल ये है कि ये कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 63A की जो अमेंडमेंट है उसको पहले कर लें, पहली किस्त में वो कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि बाकी चीज़ों के ऊपर वोटिंग करने से वक्त वो अपनी नशिस्तों से उनका वोट काउंट होगा, जो इस वक्त वोट काउंट नहीं हो रहा। तो अगर पहले किस्त में वो उसकी कर लेंगे तरमीम, तो फिर इसका मतलब है कि बाकी तरमीमों को करने के लिए किसी की जो है वो उसमें यानी अहमद साहब के हर नई सियासी चाल जो है वो एक आईनी तरमीम से मशरूत है इस वक्त। जी, और आईनी तरमीम भी नई चाल से मशरूत है, क्योंकि आईनी तरमीम भी कोई आसान काम तो नहीं है। लेकिन ये चालें चलेंगे तो फिर इनके पास 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, तो वो चालें इस वक्त कुछ चल रहे हैं, कुछ चलने वाले हैं, तो इसका मतलब है कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी तो सामने नज़र आ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इनके पास थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सदारत जो इस वक्त सेकंड सीनियर मोस्ट जज साहब हैं वो कर रहे थे, तो उन्होंने फिर उसको सस्पेंड कर दिया था। तो अब वो अगर वापस आ जाती है तो कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी अगर मिल जाती है, तो सेनेट में भी जो लोग ज़रा फैसला नहीं कर पा रहे और वो कभी इधर देखते हैं कभी उधर, वो भी हो सकता है कि हुकूमत का साथ दें और यूँ सेनेट में भी उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए। हाँ, वो एक ज़माने में जैसे होता था ना, सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के एक आध दिन का जो डिफरेंस होता था वो बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते थे, तो यहाँ पे भी ये सूरत हाल हो सकती है। ओके सर, अब ऐसे में कल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना पावर शो करने जा रही है, और डू और डाई वाली बात है, आर पार वाली बात है खान साहब की तरफ से। और दूसरा ये कि जो हेडलाइंस अब सवालिया निशान के साथ वो बन रही हैं, ये 80 सीटों के हवाले से क्या पीटीआई का कौमी असम्बली से बिल्कुल ख़ात्मा हो चुका है? इस तरह तो शायद नहीं होता, क्योंकि एक ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टी है, आवाम का एक वोट बैंक है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस वक्त नीड ऑफ द आर क्या है? क्या इस वक्त जिसे आप कहेंगे कि एक दानिशमंदी का एक सबूत क्या होना चाहिए हमारी जो टॉप ब्रास है, हमारी पॉलिटिकल इलीट है, इन सब की तरफ से? देखिए, बदकिस्मती से दानिशमंदी की बातें जो हैं वो इस वक्त इररिलेवेंट हो चुकी हैं। इस वक्त तो दोनों फरीक एक दूसरे के सामने इस तरह खड़े हैं कि या तो वो जीतेंगे या मर जाएंगे। उन्हें हर हालत में जीतना है। उनके पास दानिशमंदी या इस तरह की मुज़ाकरात या इस तरह की चीज़ों का उनके पास वक्त नहीं है, ना ही वो ऐसी बातों को अहमियत दे रहे हैं। तो अब दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। अब जिसके पास ताकत ज़्यादा होगी अनफॉर्चुनेटली वही जीत जाएगा। और पीटीआई अवामी ताकत दिखाना चाहती है
और ये PMLN और हुकूमत रियासती ताकत दिखाना चाहती है। बारहा ऐसा हुआ है कि रियासती ताकत गालिब आ जाती है, लेकिन कभी कभी अवामी ताकत भी गालिब आ जाती है। लेकिन इन तो दोनों के बीच में सर एक अवामी ताकत और रियासती ताकत, और ज़ाहिर है कि ये इस वक्त जो हम अक्रॉस द बोर्ड जो पॉलिटिकल अशराफिया और पॉलिटिकल एलीट हमारी इस वक्त जो कुछ भी कर रही है, इनके हाथ से कहीं गेम निकल तो नहीं सकता? ऐसा तो नहीं कि इनके हाथ से गेम निकल जाए कहीं? बहुत बड़ा इम्कान नहीं है, लेकिन इस बात का इम्कान तो हमेशा होता है जब इस किस्म की जंग में फरीक उतरते हैं, तो फिर ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि आउटकम बिल्कुल आपकी तवक्को के मुताबिक होगा। फिर वो आउटकम तवक्को के मुताबिक नहीं भी होता, चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ नए फैक्टर आ जाते हैं, कोई नई मदाखलतें हो जाती हैं, तो उससे मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। देखिए ना कि हम इस वक्त अपनी, हम अभी भी लोग यकीन नहीं कर रहे, हम तो बहस कर रहे हैं सियासत पे, लेकिन हमें बहस करनी चाहिए मुल्क की इकानमी पे। वो बैक बंदर पे चली गई है, और अगर इस तरह की चीज़ें, जैसे वो पावर दिखाना चाह रहे हैं, अपनी स्ट्रीट पावर और स्टेट पावर आपस में टकरा जाएं, तो जो इंस्टेबिलिटी होगी उसके नतीजे में हमारी इकानमी का जो पहले ही बहुत बुरा हाल है वो और भी बुरा हाल हो जाएगा। और जो कोई एक आध पार्टी आने को तैयार है कहीं को इन्वेस्ट करने के लिए, कोई यहाँ पे कारोबार करके कोई चीज़ें बेहतर करने के लिए, वो भी भाग जाएगी, वो भी नहीं करेगी। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि स्ट्रीट पावर वर्सेस स्टेट पावर की बात कर रहे थे। एक ब्रेक की कॉल, और ब्रेक के बाद हम जायजा लेंगे लेबनान का, जहां पेजर डिवाइसेस में धमाकों के बाद पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन डिवाइसेस के हवाले से एक बहस छिड़ गई है। और हमारे साथ मौजूद होंगे अम्मार जाफरी साहब, जो कि साबिक एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर जनरल FIA हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे मिल। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों लेबनान में जो पेजर डिवाइसेस में धमाके हुए, और उसके बाद एक इंतहाई खौफ का माहौल है। वहाँ पर तकरीबन 30-35 के करीब अफराद जा बहक हुए और 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। तो न सिर्फ पेजर डिवाइसेस बल्कि वॉकी टॉकीज़ के अंदर भी ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद वहाँ एक बड़ा खौफ का आलम है। और अब लेटेस्ट इत्तलात ये हैं कि आज ईरान ने भी अपने सरकारी अफसरान पे स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। तो ये जो एक हम समझते हैं कि जनाब दौरे जदीद के तकाज़ों में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो मुल्क जितनी तरक्की करेगा वो उतनी ही आगे बढ़ेगा। तो ये एक सवाल का निशान यहाँ पर ये होगा, ये जो जितनी भी तरक्की है, आपकी अपनी सिक्योरिटी जो है कहीं वो इससे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही। तो आज इसी के ऊपर मैं बात करूँगा। अम्मार जाफरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA रहे और इस वक्त फाउंडर हैं डिजिटल पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा, किस तरह से आपने ये जो एपिसोड देखा एक ऐसे वक्त में कि दुनिया बड़ी तेज़ी से तरक्की करते हुए आगे जा रही है, और वहाँ पे क्या इसको भी आप एक तरक्की का ही एक मंजिल कहेंगे कि जनाब वो जो पेजर डिवाइसेस थे उनको के बीच में हैक करके उनको कंट्रोल कर लिया, या हम किस जानिब बढ़ रहे हैं सर? जी बहुत शुक्रिया आपका विजय प्रोग्राम में लेने का। देखिए, हमें देखना ये क्या हुआ है और अब क्या हो सकता है। हुआ ये है कि एक पेजर डिवाइस है जो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। ये जो हमारे पुराने आपके सेल फोन्स थे, जिनको एनालॉग फोन कहते थे, उससे पहले ये पेजर टेक्नोलॉजी थी। इसमें सिर्फ आप मैसेज को ट्रांसफर कर सकते थे, यानी छोटा सा मैसेज था। पहले वो 120 कैरेक्टर का था, फिर वो 180 का भी हो गया था कि भाई आप अपने X लोकेशन से Y लोकेशन दोनों के पास पेजर है, आप मैसेज भेज सकते थे। इसमें इंटरनेट इस्तेमाल नहीं होता था, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल होती। इंपॉर्टेंट बात ये है जी। अच्छा, अब ये जो वाक़या हुआ है, ये हुआ है कि ख़ास कंपनी के पेजर इंपोर्ट किए गए सिर्फ को 5 माह पहले, जिनमें प्री डिटरमिन्ड प्रोग्रामिंग की गई थी और एक थोड़ा सा एक्सप्लोसिव मटेरियल डाला गया था इसके अंदर। और उसके बाद एक ख़ास मौके पे ख़ास दिन को एक सिग्नल के ज़रिए उसको ट्रिगर करके ब्लॉक कर दिया गया। जो उसकी बैटरी थी, वो जो लिथियम बैटरी थी, उसको इतना वार्म अप किया गया कि वो ब्लॉक हो, और वो उसके बाद वो जैसे एक्सप्लोसिव उसने काम शुरू कर दिया। इसके बाद जो दूसरा वाक़या होता है वॉकी टॉकी का, वो भी ये रेडियो कम्युनिकेशन थी। हाँ। पूरी दुनिया में इस वक्त 2 कम्युनिकेशन चल रही हैं, एक इंटरनेट पे चल रही है, एक रेडियो पे चल रही है। तो ये जो दोनों वाक़यात हुए हैं, ये रेडियो कम्युनिकेशन पे हुए।
अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि ये कितना बड़ा खतरा है टेक्नोलॉजी के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए, इसके लिए। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये इजाद तो अमेरिका में हुए थे, इसको बनाया चाइना रहा है। ठीक है, ये सबको पता है। अब मसला ये है इसके अंदर कि हम अपने आप को कैसे महफूज करें, दुनिया कैसे इसको देखेगी। आपने जो ये फरमाया कि ये कितना पोटेंशियल है, इसको वही चीज़ दोबारा हो जाए, इसमें एक बुनियादी फ़र्क ये है कि इंटरनेट की जब ट्रैफिक ट्रैवल करती है तो उसके ऊपर, पैकेट्स के ऊपर हम उसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा पैकेट कैसे जा रहा है। उसे कहते हैं डीपीआई, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। तो मुझे लगता है कि पहले तो हम ये चेक करते थे कि जी कौन किसको गालियाँ निकाल रहा है, कौन किसको बुरा कह रहा है, कौन खुफिया बातें कर रहा है, कौन जराइम में हिस्सा ले रहा है, तो हम उसको पकड़ लेते थे, उसको इंटरनेट की ट्रैफिक को मॉनिटर करके। अब हमें आज के बाद से इसको ही मॉनिटर करना पड़ेगा कि इस पैकेट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा मैसेज तो नहीं है जिसके बाद ये जो आप तबाही कह रहे हैं फैल सके। उससे पहले एक और स्टेज है कि जो डिवाइस है, यानी सेल फोन्स हैं, हमारे स्मार्टफोन्स को आप कहते हैं, उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए जब वो इंपोर्ट होते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं बनते ये जी। उसके लिए पूरी दुनिया ने एक निज़ाम वजह किया, उसका नाम है कॉमन क्राइटेरिया। हाँ। कॉमन क्राइटेरिया क्या है कि जब कोई भी ऐसी चीज़ आप मुल्क में इंपोर्ट करेंगे जो इंटरनेट पे चलती होगी, बड़ी ज़रूरी बात है, तो उसकी इंस्पेक्शन होती है बाकायदा। अनलकीली हमने बहुत देर कर दी उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अभी गवर्नमेंट ने कोई इदारा बनाया है कॉमन क्राइटेरिया का, जो इसके ऊपर काम करेगा, लेकिन उसको हमें फास्ट ट्रैक पे काम करना चाहिए। उनके साथ मैंने काम किया कॉमन क्राइटेरिया। सर, ये देखिए ना, इस वक्त 240 मिलियन की पॉपुलेशन में आप टेली डेंसिटी अगर उठा के देखें तो पाकिस्तान में शायद दुनिया में इस प्रोपोर्शन के हिसाब से किसी के पास इतने मोबाइल फ़ोन नहीं होंगे जितने पाकिस्तान के अंदर हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज़ ट्राइड एंड टेस्टिफाइड नहीं है, अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है भी तो। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं इस वक्त सेल फोन के, उनमें तो नहीं कोई एक्सप्लोसिव लगा, सीधी बात है। ये एक्सप्लोसिव तो नहीं, यानी कोई ये तो नहीं है कि आपका मेरे फ़ोन फट जाएगा। वो फिर बाकायदा जिसने ये काम करना होगा वो इसको नए फ़ोन मंगाएगा, इसमें चीज़ें सेट होंगी सारी। ये पहली बात तो ये है। अच्छा। इसलिए हमें फौरी तौर पे 1 मिनट का वक्त ज़ाया किए बगैर आज के बाद जितने भी स्मार्टफोन्स या इस तरह की चीज़ें जो इस तरह सिक्योरिटी एजेंसी इस्तेमाल करती हैं, वो जब मुल्क में आएँ तो मैं ये समझता हूँ उनकी एक चेकिंग होनी चाहिए। उसके लिए स्टैंडर्ड वज़ा किए हुए हैं। किसने? एक स्टैंडर्ड नहीं, इसको कॉमन क्राइटेरिया कहते हैं। मलेशिया की एक कंपनी है साइबर सिक्योरिटी मलेशिया, उन्होंने कॉमन क्राइटेरिया की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जोन्स बनाए हुए, हम उसके अंदर आते हैं। पहली बात तो ये है। जब उसकी जांच पड़ताल हो गई मुल्क के अंदर आने से पहले, तो अब एक चीज़ तो सेव हो गई कि इसमें कोई चीज़ नहीं लगी हुई है। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है प्रिकॉशन की, वो ये है कि जब ये चीज़ें अब आनी शुरू हो जाएंगी, अब हमारे घर के अंदर हमारी हर चीज़ों में एक चीज़ आ रही है, उसको कहते हैं IoT। आपने नोट किया होगा जब आप एसी खरीदते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है IoT एनेबल्ड। वो क्या है कि डिवाइस को ऐसी लगी हुई है कि जो एसी की जो टेम्परेचर उसको खुद एडजस्ट करती रहती है। इस बुनियाद पे कमरे में कितने लोग, ये लोग बड़ा, हमारे फ्रिज के अंदर डिवाइसेज लगी हुई हैं, हमारे ओवन में डिवाइसेज लगी हुई हैं। नाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, इसलिए कि जब आपको कोई, मैंने आपसे कहा ना कि इसके ऊपर तो बाकायदा एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए जो इस किस्म की हम उल्टी सीधी गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके बजाय हम ये गुफ्तगू करें कि जी ये जो नए थ्रेट्स आ रहे हैं साइबर के वर्ल्ड के अंदर, इनको कैसे हैंडल किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया की जिम्मेदारी है, आपके चैनल की और बाकी भी तमाम चैनल्स की, कि वो उन तमाम लोगों को जिनके पास 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 नॉलेज है कि वो इस पर बात कर सके। नंबर 2 उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। नॉलेज और चीज़ें हैं, हैंड्स ऑन चीज़ें और रहेंगी। और नंबर 3 उनमें पैशन हो, क्योंकि अभी हमें वो लोग चाहिए पाकिस्तान में कि जो पैशन से काम करें। हमारे ज़्यादातर कंसल्टेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इतने पैसे लेते लोगों का पैसे नहीं होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये मुल्क की सालमियत का मसला है, ये मुल्क के अंदर आपकी अगली नस्ल का मसला है हमारी। ठीक है, चलिए सर, ये तो आपने पाकिस्तान हमारे हवाले से बात की, क्योंकि अब ये जो एपिसोड हुआ इसके बाद जितनी हम तो फिर भी तरक्की पजीर ममालिक में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं,
क्या उनको भी कोई थ्रेट है फिर इस तरह की? देखिए, उनको थ्रेट जरूर है, लेकिन उन्होंने इसके हल निकाल लिए हैं। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कॉमन क्राइटेरिया है वो दुनिया में लागू है कि आपके मुल्क में कोई चीज़ आएगी नहीं जब तक वो किसी स्टैंडर्ड के ऊपर चेक नहीं हो जाएगी। एक तो पहली बात यह है कि कॉमन क्राइटेरिया बनाए उन मुल्कों ने हैं, इसलिए वो अपनी हिफाजत तो खुद करना जानते हैं कि चैलेंज तो उन मुल्कों के जहाँ पे स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहे। आप मुझे बताएं, डेली लाखों फ़ोन इंपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या कोई इदारा है कस्टम का जो चेक करे कि इसके अंदर कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा? आप यकीन करें कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो डिवाइसेस है जो इंटरनेट पे लग रही हैं, अब ये सेल फोन से आगे भी जा रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, एयर कंडीशनर्स में आ रही हैं, ओवन्स में आ रही हैं, रेफ्रिजरेटर्स में आ रही हैं, ये जो स्मार्ट होम्स हैं इसमें आ रही हैं ये। अब आपका देखिए, जो मैं मिसाल देता हूँ, आपकी जेब अगर 100 रुपये है तो आप ऐसे ही डाल देंगे जेब में। अगर 2 लाख रुपए है तो आप उसको पर्स में एहतियात से रखेंगे। अगर 20 लाख है तो आप फौरन जाके उसको अकाउंट में जमा कराएंगे कि चोरी ना हो जाए। तो जब हम अपनी जेब का इतना ख्याल रखते हैं तो हम अपनी बाकी चीज़ों क्यों नहीं ख्याल रखते? ये जो साइबर सिक्योरिटी है इसको समझना पड़ेगा, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो साइबर क्राइम्स हैं वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको पकड़ना, मुजरिमान। लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी है जिसकी इस वक्त हम बात कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज़ की भी है, मीडिया की भी है, सिविल सोसाइटी की भी है, गवर्नमेंट की भी है, मुतल्लिका इदारों की भी है, और हमें सबको मिलकर इस पर काम करना। ठीक। अच्छा, अब दोबारा ज़रा आ जाते हैं लेबनान वाली साइड पर। वहाँ पे जो सूरत हाल है, और ज़ाहिर है कि हिजबुल्लाह के पास वो टेक्नोलॉजी तो नहीं है इस तरह की, और जिस तरह के उनको सामना है, तो इस मामले को आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं इसी महाज पर, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर? देखिए, आप ये ज़रा सोचें कि इसराइल ने, जिसने भी ये काम किया है, उसने गजा में क्यों नहीं किया? क्योंकि जो हमास है, बेसिकली हमास बहुत सिक्योरिटी कॉन्शियस है। ये बात समझने की हमारे मुतल्लिका इदारों के लिए, हमास बहुत सिक्योरिटी कॉन्शियस है। उनको पता है कि अगर इनके ऊपर ये अप्लाई किया तो ये उससे मसले से पहले समझ जाएंगे क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ पे अभी इसको हिजबुल्लाह के इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने वो इतने सिक्योरिटी कॉन्शियस नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ये जो इंपोर्ट हुई है, ये उनके इदारे ने एडमिट किया है मीडिया के ऊपर कि 5 माह पहले इंपोर्ट हुई थी, किसी कंपनी ने इंपोर्ट की थी, और खुद सोचे कि प्लानिंग के साथ खास तौर पे एक इदारे को वो चीज़ दी गई। तो ये तो मैं समझता हूँ कि पूरे जो दुनिया उसके लम्हा फिक्र है कि जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं जो वही चीज़ें खरीदें, चाहे वो वॉकी टॉकीज हों, चाहे वो पेजर्स हों, चाहे और कोई डिवाइस। अच्छा, फिर ये भी कहा जा रहा है कि सर, क्योंकि स्मार्टफोन्स जो हैं या इंटरनेट से कुछ माइज होने का खदशा था, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, लिहाजा वहाँ पर ये वॉकी टॉकीज और पेजर वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे थे, वायरलेस। तो ये उल्टा पड़ गया फिर शायद। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेट के ऊपर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बड़े सीरियस हैं दुनिया के अंदर, कि वो जो लोग हैं उनको चेक कर रहे हैं, बिकॉज यू कांट हाइड फ्रॉम द ऑथर। तो वो जिन्होंने बनाई है वो कर भी सकते हैं चेक उसको। तो उस वजह से उन्होंने ये डिवाइसेस इसलिए यूज़ की कि रेडियो फ्रिक्वेंसी भी चलती है, इसमें इंटरनेट होता ही नहीं है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल इस वजह से है। लेकिन ये टोटल एक नया चैलेंज है दुनिया के लिए कि रेडियो डिवाइसेस जो हैं उसके अंदर, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसमें एक्सप्लोसिव फिट किया गया था। अब देखना ये है कि एक्सप्लोसिव जब फिट किया गया, जब डिवाइसेस इंपोर्ट हुई, चाहे वॉकी टॉकी हों या पेजर्स हों, तो उस वक्त उनको चेक होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए या और भी किसी मुल्क के लिए मैसेज है कि अब क्रिमिनल्स हाइब्रिड वार्ड पे आ गए होंगे, और वो ज़रा इसमें स्टेट एक्टर्स भी होते हैं इसके अंदर। तो हमें अब सिक्योरिटी पैराडाइम चेंज हो रही है तेज़ी के साथ, तो हमें नए पर्सपेक्टिव में उसमें काम करना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अम्मार जाफरी साहब इस वक्त हमारे साथ। और बात सारी ये है कि बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट ये है, ये जो इस वक्त टेक्नोलॉजी में, और ज़ाहिर है कि ये जो कहा गया, उन्होंने इसको टेक्निकली भी बताया कि जनाब ये बिल्कुल रेडियो कम्युनिकेशन जो है इसमें ये मसला देखा गया, लेकिन जो इंटरनेट कम्युनिकेशन है वो भी महफूज नहीं है उस तरह से। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है कि इस तरह की कोई अथॉरिटी हो, इस तरह की कोई इदारा हो, और इस तरह के लोगों की एक टीम हो जो
इस हवाले से इन चीज़ों को जो इंपोर्ट किया जाता है और जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होते हैं उसकी इंपोर्ट को यकीनी बनाएं कि जनाब पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो टेस्टिफाइड है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।